स्टूडेंट्स, कल का जो हमारा लेक्चर था बेटा एविडेंसेस फॉर द एवोल्यूशन, उसके साथ हमने वो लेक्चर खत्म किया था। 1 मिनट कल का रिकैप करेंगे, देन आफ्टर वी स्टार्ट विद द कंटिन्यूअस टॉपिक। व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर द एवोल्यूशन? एवोल्यूशन के जो एविडेंसेस मिले उससे पता चला कि अब जो पहले फॉसिल्स होते थे वो कौन से स्ट्रक्चर के होते थे, कौन सी शेप के होते थे, और कैसे उनसे हमारे जो अब के ऑर्गेनिजम्स हैं या अब के ऑर्गन्स हैं वो कैसे कॉम्प्लेक्स बने, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। तो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में कल हमने 3 पॉइंट स्टडी किए थे बेटा। 1 इज द होमोलोगस ऑर्गन्स, सेकंड बेस बनाया उन्होंने एविडेंसेस का एनालॉगस ऑर्गन्स, और थर्ड बेस बनाया उन्होंने फॉसिल्स। एक बार आपने फिर से बता दूं डेफिनेशन क्या करी थी आपने। होमोलोगस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स विच हैव सेम स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर तो सेम है बट उनके फंक्शंस क्या हैं बेटा, डिफरेंट है, राइट। सेकेंड कैटेगरी हमने करी थी एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स में उनका जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था बट उनके फंक्शंस जो थे वो सेम थे, राइट। जैसे कि हमने करा था विंग्स ऑफ इंसेक्ट और विंग्स ऑफ बर्ड। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड में दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट उनके फंक्शंस क्या हैं बच्चे, सेम है, राइट। अब थर्ड आप एग्जांपल लोगे फॉसिल्स। फॉसिल्स वो हमारे इंप्रेशंस हैं, वो डेड रिमेन्स हैं प्लांट्स के, डेड रिमेन्स हैं एनिमल्स के, जो अपना इंप्रेशन छोड़ देते हैं जब वो बरीड होते हैं रॉक्स के अंदर, सॉइल के अंदर। और उनकी स्टडी करने से हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म में, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में और रिसेंट ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया था। अब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि फॉसिल्स, हमने फॉसिल्स के बारे में कल पढ़ा कि जो फॉसिल्स हैं वो ये पता चलता है कि बहुत साल पहले कैसे ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे, बहुत साल पहले कैसे प्लांट्स हुआ करते थे, उनका स्ट्रक्चर क्या हुआ करता था, उनके लीव्स का स्ट्रक्चर क्या होता था, लीव्स की शेप क्या होती थी, और सिमिलरली एनिमल्स के बारे में हमें पता चला, राइट। ये तो हमें उनके इंप्रेशन से पता चला कि फॉसिल्स पहले कैसे हुआ करते थे ऑर्गेनिजम्स, और अब वो कॉम्प्लेक्स होकर कैसे हो गए। बट कल हमने एक और बात करी थी, एज ऑफ द फॉसिल्स। यही आज का हमारा टॉपिक है कि हमें ये तो पता चल गया कि पहले जो थे ऑर्गेनिजम्स और अब के ऑर्गेनिजम्स में क्या चेंज आया, राइट। लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट स्टडी करके ये बताता है कि जो ये फॉसिल जो है कितने साल पुराना है, 100 ईयर पुराना है, ये फॉसिल 150 ईयर्स पुराना है। अब 100 पुराना है, 200 पुराना है, 150 ओल्ड फॉसिल है, तो ये उस टाइम पे साइंटिस्ट नहीं थे। देन हाउ दे कम द एज ऑफ द फॉसिल, उन्होंने कैसे पता लगाया कि फॉसिल्स की क्या एज है, वो फॉसिल्स कितने पुराने हैं। तो यही आज का बेटा हमारा टॉपिक है, एज ऑफ द फॉसिल्स, राइट। एज ऑफ द फॉसिल्स के अंदर आज हम 2 मेथड्स करेंगे। ये दोनों के दोनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेथड है डिगिंग मेथड, मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे आप, डिगिंग मेथड। ये मेथड क्या है, व्हाट इज द डिगिंग मेथड? डिगिंग मेथड से एज पता करनी, इसमें क्या मतलब है? इस डिगिंग मेथड से, जो डिगिंग का मतलब क्या होता है, खोदना, खोद कर निकालना। जब वो उन्होंने सर्च करी फॉसिल्स की तो उन्होंने इसके अंदर इस मेथड को रिलेटिव मेथड भी बोला उन्होंने, रिलेटिव मेथड, राइट। उन्होंने इसके अंदर
क्या किया, उन्होंने कहा कि जो फॉसिल्स अपर लेयर में यानी कि ज्यादा डीप लेयर्स में नहीं पाए गए, जो फॉसिल्स अपर लेयर में जब उन्होंने अर्थ को डिग किया, जब उन्होंने अर्थ को डिग किया तो कुछ फॉसिल्स उन्हें ज्यादा डीपर लेयर में नहीं मिले। तो जो फॉसिल्स उन्हें ज्यादा डीपर लेयर में नहीं मिले, उन्होंने उनको कहा कि ये ज्यादा पुराने नहीं है। राइट, एग्जैक्ट एज का दूसरा मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ये रिलेटिव मेथड समझ करोगे। जब उन्होंने अर्थ को डिग किया, द फॉसिल्स विच वर प्रेजेंट, जो फॉसिल्स अपर लेयर में प्रेजेंट थे यानी कि ज्यादा डीप लेयर में नहीं प्रेजेंट थे, उन्होंने बोला कि ये फॉसिल्स जो हैं ज्यादा रीसेंट है, ज्यादा रीसेंट है यानी कि अभी बहुत पुराने नहीं हुए, अभी बहुत साल पहले के नहीं है। लेकिन जो फॉसिल्स उन्हें डीपर लेयर में मिले, जब वो खोदते गए और नीचे जाकर उन्हें डीपर लेयर में जो फॉसिल्स मिले, तो उन्होंने कहा कि ये फॉसिल्स ज्यादा पुराने। समझ आई मेरी बात को? डिगिंग मेथड में उन्हें कुछ फॉसिल्स अपर लेयर में मिले, ज्यादा डाउन लेयर्स में नहीं मिले, तो उन्होंने कहा कि ये फॉसिल्स ज्यादा पुराने नहीं है, ये फॉसिल्स क्या है, रीसेंट है। और कुछ फॉसिल्स उन्हें डीपर लेयर में मिले, जिसको उन्होंने कहा कि ये फॉसिल्स ज्यादा पुराने हैं। राइट, तो इस मेथड को क्या बोला, रिलेटिव मेथड। और इस मेथड, ये रिलेटिव मेथड से उन्हें जो फॉसिल्स मिले, कैसे मिले, जब उन्होंने अर्थ को क्या किया, डिग किया। तो लिखो इसको, मेरे साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करोगे, इसको लिखो आप रिलेटिव मेथड। रिलेटिव मेथड में व्हेन, लिखिए साथ में, रिलेटिव मेथड्स में व्हेन वी डिग इनटू अर्थ, व्हेन वी डिग इनटू अर्थ। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो लथार्जिक क्लास अटेंड कर रहा हो, साथ साथ लिख ना रहा हो, साथ साथ लिखो, इसकी प्रैक्टिस करो, इसको समझो। When we dig into the earth, we find fossil at different depths. We find fossils at different depths. जिससे आपको क्या पता चलेगा कि जब आपको ये मेथड एक्सप्लेन करना है तो आपको क्या लिखना है, पूरे पैराग्राफ में से आपको नोट डाउन क्या करना है। When we dig into the earth, we find fossils at different depths. The fossils which we find closer to the surface of earth, the fossils which we find closer to the surface of earth, the fossils which we find closer to the surface of earth are more recent. राइट, मैंने क्या लिखा है, when we dig into the earth we find fossil at different depths. राइट, हमें फॉसिल मिले अलग अलग डेप्थ्स में, लेकिन जो फॉसिल्स हमें क्लोजर टू सरफेस अर्थ मिले, जो फॉसिल्स क्लोजर टू सरफेस अर्थ मिले, they are more recent and fossils which are found in deeper layers. Fossils which are found in deeper layers, बहुत नीचे, नीचे के नीचे दबते जाते हैं, उनके ऊपर और लेयर्स पड़ती जाती हैं और वो और नीचे जाते जाते हैं और पुराने होते जाते हैं। Fossils which are found in deeper layers are older. तो जिससे उन्हें क्या पता चला कि ये फॉसिल्स ज्यादा पुराने हैं, बहुत साल पहले के हैं, और ये फॉसिल्स जो अपर लेयर में मिले, जो सरफेस के क्लोज मिले, क्लोज वाली लेयर्स में मिले, उन्होंने कहा कि ये जो फॉसिल्स हैं वो ज्यादा रीसेंट है,
ये फॉसिल्स ज्यादा क्या है बेटा, रिसेंट्स हैं, और ये जो रिसेंट फॉसिल है वो ज्यादा पुराने नहीं है, और जो फॉसिल्स उनको डीपर लेयर में मिले वो ज्यादा ओल्डर हैं, ज्यादा पुराने हैं। इस मेथड को उन्होंने रिलेटिव मेथड बोला, डिगिंग मेथड बोला। और इसमें आपने क्या नोट डाउन करना है, आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड एंड यू मस्ट नोट डाउन। नाउ वी मूव टू द, ये तो हमें पता चला, इस मेथड से तो हमें ये पता चला कि ये फॉसिल पुराना है या रिसेंट है, लेकिन ये कैसे पता चला कि कितने साल पुराना है, ये कैसे पता चला कितने साल पहले ऐसे एनिमल्स, इस शेप के एनिमल्स हुआ करते थे, कितने साल पहले इस शेप के प्लांट्स हुआ करते थे। इसके लिए एक और मेथड हम स्टडी करेंगे जिससे हमें फॉसिल्स की एज पता चलती है। यहां से तो ये पता चला कि ये नया है या पुराना है। अब उस मेथड को कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं बेटा, कार्बन डेटिंग मेथड। पहले ये मेथड समझ लो, फिर हम इसको नोट डाउन करेंगे कि ये कार्बन डेटिंग मेथड क्या है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कार्बन 14। नोट डाउन करो इसको, कार्बन, इसको लिखना कैसे है, कार्बन 14। और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन करते हो तो आपको इससे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और आपका आंसर जो है वो आपके मार्क्स को डिडक्ट नहीं होने देता। तो क्या बोला है कार्बन डेटिंग मेथड में, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, लिविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनके अंदर एक कार्बन 14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, राइट। व्हेन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइज, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई कर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और फॉसिल बन जाता है, तो उसका जो कार्बन 14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है ग्रेजुअली। अंडरस्टैंड, गोट माय पॉइंट, कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक कार्बन 14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, प्रेजेंट होता है सभी लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर। बट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डाई होकर फॉसिल बन जाता है तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो उस कार्बन 14 की अमाउंट, अब उनके पास एक स्केल होता है साइंटिस्ट के पास, जो जब उन्हें फॉसिल मिलता है, जब वो फॉसिल फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ कार्बन 14 प्रेजेंट है, अब तो वो उस स्केल पे चेक करते हैं। उन्होंने उस स्केल की रीडिंग्स बनाई होती हैं कि अगर इतना अमाउंट ऑफ कार्बन 14 होगा तो ये 100 साल पुराना है, और अगर इससे भी कम होगा तो ये 150 ईयर पुराना है। इस तरह से वो एक स्केल यूज करते हैं, उससे वो उस डेड फॉसिल के अंदर, उस डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फॉसिल बन चुका है उसके अंदर अमाउंट ऑफ कार्बन 14 प्रेजेंट कितना है ये चेक करते हैं, और जिससे वो फिर उसको अपने स्केल के साथ मेजर करते हैं और फिर बताते हैं कि इसके अंदर अब कार्बन 14 इतना है, ये 100 साल पुराना है, ये 150 साल पुराना है, ये 200 साल पुराना है। इस मेथड को क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड, राइट। I hope so you understand this topic कि how they find the age of the fossil। अब हम इसको, जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो आपको इसको लिखने के लिए लिखना है सबसे पहले all the living objects contain, सभी, all the living objects या contain, all the objects contain, क्या लिखोगे, कार्बन 14 एटम्स, कार्बन 14 एटम्स विच आर रेडियो एक्टिव,
रेडियो एक्टिव, सभी नोट डाउन करेंगे सभी। जब हम अपनी हैंडराइटिंग में लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो हमारे माइंड में वो प्रिंट हो जाता है, कभी नहीं भूलता। तो फिर हमें वो लर्न करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ रिवाइज करना पड़ता है। When a living organism die, when living organism die, this carbon 14 goes on decreasing gradually, धीरे धीरे। ये नहीं कि आज उसकी डेथ हुई तो कल उसके अंदर कार्बन 14 आधा रह गया। तो वर्ड इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है? ग्रेजुअली, राइट? When living organism dies, this carbon 14 goes on decreasing, goes gradually, right? कार्बन डेटिंग मेथड में एज ऑफ बाय कार्बन डेटिंग मेथड, जिसमें उनके पास कार्बन डेटिंग मेथड में एक स्केल होता है, बाय कार्बन डेटिंग मेथड, बाय कार्बन डेटिंग मेथड, समझ आई? द एज ऑफ द फॉसिल, age of the fossil can be found by comparing the carbon 14, by comparing carbon 14 left behind। किससे कंपेयर करते हैं कि अब इसके अंदर कितनी कार्बन 14 रह गई है? by comparing carbon 14 लेफ्ट बिहाइंड। आ गया समझ? अगर ऐसे आप लिखोगे तो आपको 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। यू विल गेट द कंप्लीट 3 मार्क्स, पूरे के पूरे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। और आप ध्यान से सुन लीजिए फिर कि कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कार्बन 14 के एटम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है और वो फॉसिल बन जाता है, अगर वो फॉसिल बन जाता है तो उसके अंदर कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिव एटम है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है। और उनके पास साइंटिस्ट बाय द कार्बन डेटिंग मेथड, साइंटिस्ट के पास क्या है बेटा? कार्बन डेटिंग मेथड। और उस कार्बन डेटिंग मेथड से वो चेक करते हैं जब उन्हें फॉसिल मिलता है कि अब इसके अंदर कितनी अमाउंट रह गई है, कार्बन 14 कितना लेफ्ट है। उसके हिसाब से उन्होंने एक स्केल बनाया हुआ है कि अगर इसके अंदर इतने % कार्बन है तो ये 100 साल पुराना है, ये 200 साल पुराना है। इस तरीके से वो चेक करते हैं बेटा, राइट? अभी बात समझ? इस तरीके से हम क्या चेक करते हैं? एज ऑफ द फॉसिल्स, राइट? अब हम जो फादर ऑफ द, ये आ गया आपका 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप करवाने जा रही हूँ। प्लीज नोट डाउन कि जिसे हम फादर ऑफ द एवोल्यूशन कहते हैं, क्या नाम है उसका? डार्विन। डार्विन ने एक हमें एवोल्यूशन से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी, राइट? डार्विन ने हमें एवोल्यूशन से रिलेटेड एक थ्योरी दी जिसे हम बोलते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ध्यान से सुनो फिर से, टॉपिक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्हाट इज दिस? हु वाज द साइंटिस्ट? दैट इज डार्विन। डार्विन gave us the theory about the evolution। इस थ्योरी के उसने जो पॉइंट्स दिए हैं वो पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड हैं। सपोज आपने इसके 6 पॉइंट हैं, ठीक है? इसके 6 पॉइंट है, तो जो पॉइंट नंबर 2 है उसको आपने पॉइंट नंबर 2 पे ही नोट डाउन करना है। कई बार क्या होता है, हम पॉइंट्स को आगे पीछे नोट डाउन करते हैं, तो आगे पीछे नोट डाउन करने से ये थ्योरी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आपने जो पॉइंट 2nd नंबर पे लिखा है और फिर 3rd नंबर वाला पॉइंट जो है वो 2nd नंबर से कनेक्टेड है,
सो आपने उसी सीक्वेंस में इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है और उसी सीक्वेंस में आपने इस थ्योरी को लिखना है। गॉट माय पॉइंट? तो सबसे पहले हम पॉइंट वाइज इसको लिखेंगे और एक एक पॉइंट अंडरस्टैंड करेंगे कि इसने हमें क्या बोला। फर्स्ट पॉइंट है विद इन एनी पॉपुलेशन, एनी पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन प्लांट्स की भी हो सकती है, वो पॉपुलेशन एनिमल्स की भी हो सकती है, बर्ड्स की भी हो सकती है, ह्यूमन बीइंग्स की भी हो सकती है। विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज ए नेचुरल वेरिएशन, देयर इज ए नेचुरल वेरिएशन। एक पॉपुलेशन के अंदर नेचुरल वेरिएशंस होती है। अब हम समझेंगे इसका मतलब क्या है, राइट? ध्यान से सुन रहे हो सभी? नेहा, पारस, पायल, गुनगुन, तनु, यादीप, सभी ध्यान से सुनो। आपको मैं ये आपकी डेली लाइफ की एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करवाऊंगी। विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज ए नेचुरल वेरिएशन। जैसे सपोज हमने एक पॉपुलेशन ली ह्यूमन बीइंग्स की। ह्यूमन बीइंग्स की अगर आप फीचर्स को देखें तो 2 आईज हैं, एक नोज है और 2 ईयर्स हैं, लिप्स हैं, ठीक है, ये 4 हेड है, यही स्ट्रक्चर है उनका। लेकिन आपने अपने आसपास देखो कि अगर हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो आप अपने आसपास देखो किसी की भी रिजेम्बलेंस किसी से नहीं है, कोई भी कार्बन कॉपी नहीं है। सबकी 2 आईज, एक नाक होते हुए भी हर एक को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन है, ये यादीप है, ये तन्नू है, ये कबीर है, ये गुनगुन है, ये हम सब बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? वेरिएशंस। बेसिक कैरेक्टर हो एक ही होते हुए भी हम पता लगा लेते हैं कि ये कौन है। तो डार्विन ने क्या बोला कि कोई भी पॉपुलेशन ले लीजिए, उसके अंदर आपको क्या दिखाई देंगी? नेचुरल वेरिएशंस दिखाई देंगी। नेचुरल वेरिएशंस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी मल्टी सेलुलर की हमने बात करी, ये मल्टी सेलुलर आर द रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं लेकिन किसी की भी रिजेम्बलेंस किसी से नहीं है, हम उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? अब मैं इसी के अंदर सेकंड एग्जांपल लेती हूँ। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं डॉग्स की। आपने अपने घर में डॉग रखा है, मान लीजिए आपने उस डॉग को पाला हुआ है, तो वो डॉग चाहे 50 डॉग के झुंड के अंदर हो, आप पहचान लोगे कि ये डॉग हमारा है, ये हमारा डॉग है, हमने रखा हुआ है। क्यों ऐसा कर लेते हो? क्योंकि एक पॉपुलेशन के अंदर एक नेचुरल वेरिएशंस दिखाई देती है, राइट? तो वही उसने क्या कहा, डार्विन ने हमें जो थ्योरी दी अबाउट द एवोल्यूशन, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो? विद इन एनी पॉपुलेशन। विद इन एनी पॉपुलेशन का मतलब है एक पॉपुलेशन के अंदर, एक पॉपुलेशन को अगर आप स्टडी करते हो, एक स्पीशीज की पॉपुलेशन को अगर आप स्टडी करते हो, तो यू विल फाइंड ए नेचुरल वेरिएशन इन दैट पॉपुलेशन। आई बात समझ? अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाइए। सेकेंड पॉइंट को क्या कह रहा है? इवन दो ऑल स्पीशीज प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, even though लिखिए साथ साथ, all species produce a large number of offsprings। नेक्स्ट जनरेशन की बात हो रही है, लिख लिया? पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट नेचुरली। पॉपुलेशन कॉमा डालिए यहां पे,
population remains constant naturally. क्या मतलब है इस बात का? इस बात का क्या मतलब है? पॉपुलेशंस रिमेन कांस्टेंट नेचुरली। यहां से स्टार्ट करते हैं। इवन दो ऑल स्पीशीज, वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द डार्विन, इवन दो ऑल स्पीशीज, हर स्पीशीज बहुत ज्यादा अमाउंट में अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ देती हैं, पैदा करती हैं, बट फिर भी उनकी पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है, थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे, मतलब ये चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है नेचुरली। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर न्यू ऑर्गेनिज्म ने बर्थ लिया है तो पुरानों की डेथ भी हुई है। बर्थ रेट इंक्रीज हुआ है। अगर बर्थ की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो डेथ रेट भी इंक्रीज उसी स्पीड से है, इसलिए वो पॉपुलेशन फेयरली कांस्टेंट रहती है। आई मेरी बात समझ? चाहे आप इस थ्योरी को 2 दिन लगा लें, लेकिन इसको जितना करना है बहुत ज्यादा ध्यान से करना है। अब देखो, आप फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट लिंक्ड है कि नहीं है? लिंक्ड। क्या बोला है उसने? पहले पॉइंट में उसने क्या बोला है कि आप एक स्पीशीज के अंदर, एक पॉपुलेशन के अंदर नेचुरल वेरिएशंस देखोगे, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये कौन सी स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म है, ये ह्यूमन से बिलोंग करता है, ये एव्स से बिलोंग करता है, ये कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करता है। तो वही वो कह रहा है कि हर एक के अंदर आपको एक वेरिएशंस दिखेगी और हर एक स्पीशीज अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगी। हर एक स्पीशीज अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगी, फिर भी उनकी जो पॉपुलेशन है रिमेन्स कांस्टेंट नेचुरली। व्हाई वी यूज द वर्ड नेचुरली? नेचुरली वर्ड क्यों यूज किया गया? नेचुरली वर्ड इसलिए यूज किया गया कि अगर न्यू ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ है तो पुराने ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हुई है। आई बात समझ? अगर न्यू, इसलिए उनकी जो पॉपुलेशन का नंबर है वो कांस्टेंट रहता है। आ गई बात समझ? मान लीजिए अगर हम ग्रास ऊपर की ही बात कर दे, बहुत सारे ग्रास ऑर्गेनिज्म नए बॉर्न हुए हैं और पुरानों की डेथ नहीं हुई, तो धरती पे ग्रास ऊपर ही हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और इससे पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और दूसरी फूड चेन्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इसलिए जिनका बर्थ हुआ है उनकी डेथ होनी ही होनी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि उनकी डेथ होनी ही होनी है? जिनका बर्थ हुआ है उन्होंने मरना ही मरना है, उनकी डेथ होनी ही होनी है। ऐसा क्यों? इसका आंसर आपको मिलेगा थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट नोट करो, दिस इज ड्यू टू द, अब आप देख रहे हो ना एक पॉइंट दूसरे से कनेक्टेड है, लिखो, दिस इज ड्यू टू द struggle, this is due to the struggle between, this is due to the struggle between the members of same species
and same species and different species। भाई क्यों हो रही है स्ट्रगल, क्या रीजन है, क्यों लड़ रहे हैं? फॉर फूड, शेल्टर, एक्सेट्रा। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। सेकेंड पॉइंट इज रिलेटेड विद द थर्ड पॉइंट। क्या कह रहा है वो? दिस इज ड्यू टू द स्ट्रगल बिटवीन, हर एक स्पीशीज को फूड के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, कमाने के लिए अपनी स्पीशीज के साथ साथ दूसरी स्पीशीज के साथ भी स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके फूड मिलता है, तब जाके रहने की जगह मिलती है। एक इंसान ने अपना एक घर बनाना हो, अपना एक शेल्टर बनाना हो, उसको पूरी लाइफ लग जाती है उसको उसके लिए मनी कलेक्ट करने में। और अगर फूड कमाना है तो रोज स्ट्रगल करनी पड़ती है, रोज काम पे जाना पड़ता है। आप क्यों पढ़ रहे हो, आप क्यों स्टडी कर रहे हो? आपको बड़े होकर क्या चाहिए? आपको बड़े होकर एक अच्छी जॉब चाहिए, स्टेटस चाहिए, और उस जॉब से आप क्या अर्न करोगे? फूड अर्न करोगे, शेल्टर अर्न करोगे अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। तो वो कहता है कि पूरी लाइफ क्या करनी पड़ती है? ऑर्गेनिजम्स को स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी स्पीशीज के साथ भी और दूसरी स्पीशीज के साथ भी। अपने स्पीशीज यानी कि ह्यूमंस को स्ट्रगल करनी पड़ी ह्यूमन बीइंग्स के साथ, लेकिन दूसरी स्पीशीज के साथ कैसे? आपने सबने पिछले चैप्टर में आर एनवायरमेंट में फूड चेन्स और फूड वेब पढ़ा था। क्या था उसके अंदर? प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है? प्लांट्स के ऊपर डियर डिपेंड कर रहा है, प्लांट्स के ऊपर ग्रास ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लांट्स के ऊपर रैबिट डिपेंड कर रहा है। अब क्या मतलब है इस बात को यहां बताने का कि मान लीजिए अगर ग्रास ऊपर की पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है, ग्रास ऊपर भी प्लांट खा रहे हैं, या मान लीजिए लॉइन नहीं है और डियर की पॉपुलेशन बढ़ गई, ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है आपको। लॉइन नहीं है और डियर की पॉपुलेशन बढ़ गई, डियर को खाने वाला कोई नहीं है, तो डियर नहीं मरेंगे? डियर नहीं मरेंगे। अब डियर नहीं मरेंगे, डियर की पॉपुलेशन बढ़ गई, तो सारी की सारी ग्रास डियर खा जाएंगे, रैबिट के हिस्से की भी ग्रास खा गए, ग्रास ऊपर के हिस्से की भी ग्रास खा गए। अब दूसरे स्पीशीज डिस्टर्ब हो गए, दूसरे स्पीशीज को फूड के लिए क्या करनी पड़ गई? डियर के साथ स्ट्रगल करनी पड़ गई। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? सो इसलिए वो कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज के साथ भी स्ट्रगल करनी पड़ती है और मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज के साथ भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए। आ गई मेरी बात समझ? ये थ्योरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से इंटरकनेक्टेड है। इसके 6 डिटेल में हेडिंग्स है, जिसको हम आज 3 हेडिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इसका 3 पॉइंट्स का कंक्लूजन हमने क्या निकाला? हमने 3 पॉइंट्स का कंक्लूजन निकाला कि एक पॉपुलेशन के अंदर नेचुरल वेरिएशंस होती हैं और उस स्पीशीज के अंदर जो नेचुरल वेरिएशंस होती हैं और वही सारी स्पीशीज अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देती हैं और फिर भी उनकी पॉपुलेशन फेयरली कांस्टेंट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि थर्ड पॉइंट में इसका आंसर है, क्योंकि उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने स्पीशीज के मेंबर्स के साथ और उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है दूसरे स्पीशीज के मेंबर्स के साथ। फॉर व्हाट? फॉर फूड,
फॉर शेल्टर, फूड और शेल्टर के लिए उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है, किसके साथ? अपनी स्पीशीज के साथ और दूसरी स्पीशीज के साथ। ठीक है, तो ये थे आपके डार्विन की थ्योरी के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। अभी फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट और सिक्स्थ पॉइंट अब बहुत डिटेल में है, पेंडिंग है, उसके ऊपर एक लॉ भी है, तो अब वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।